जोहार नमस्कार। मैं डॉक्टर अभय सागर मीन्स विद झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। आज हम विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में इस विशेष चर्चा पे बात करेंगे कि किस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाने लगा और संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उस पर चर्चा करेंगे। 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विशेष पदाधिकारी जोस आर मार्टिनेज कोबो को विश्व के सभी आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय भेदभाव और आर्थिक परिस्थिति के विषय में एक विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया और उसके आधार पर उनको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्यभार मिलता है। तत्पश्चात उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया जिसमें आदिवासियों के घोर शोषण का जिक्र था। पूरे विश्व में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के शोषण और संघर्ष की गाथाएं लगभग एक समान थी। इसी प्रतिवेदन के आधार पर 9 अगस्त 1982 को प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक ने आदिवासियों से संबंधित एक कार्यकारी समूह का गठन किया जिसे वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन कहा गया। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह ने इसी 9 अगस्त को सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष विश्व के आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। तब से यह प्रचलन में है और पूरे विश्व में हर वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस चर्चा में मैं इसी बात की उल्लेख करूंगा। पूरी प्रक्रिया से संबंधित जो संधियां, सम्मेलन, कन्वेंशन, मानवाधिकार तथा अन्य प्रावधान का जिक्र मैं थोड़ी संयम से करूंगा, नहीं तो पूरी चर्चा जटिल और नीरस हो जाएगी। चर्चा को सरल बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को जानबूझकर चर्चा से दूर रखूंगा, किंतु अब आप आश्वासित रहें कि मूल भाव में किसी प्रकार का समझौता या परिवर्तन नहीं होगा। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह ने आदिवासियों के अधिकार के घोषणा पत्र का एक प्रारंभिक ड्राफ्ट अल्पसंख्यकों के भेदभाव और संरक्षण पर रोकथाम के लिए गठित उप आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। समीक्षा के बाद इसे अनुमोदित कर दिया गया। इसके पश्चात इसे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के पास विचार के लिए भेजा गया, जिसे उन्होंने आगे की चर्चा के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक और संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया। जैसा कि अपेक्षित था, अनेक राष्ट्र तुरंत विरोध में खड़े हो गए। मूल रूप से इसकी 2 वजह थी। पहला, इस प्रारंभिक प्रारूप में आदिवासी समुदाय के लिए स्वशासन या आत्मनिर्णय के प्रावधान का जिक्र था, जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र में अपने पारंपरिक शासन व्यवस्था को लागू करने और आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होना था। दूसरा, महत्वपूर्ण मांग थी कि आदिवासी भूमि पर जल, जंगल और जमीन पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार होगा, ना कि किसी राष्ट्र का। यह दोनों प्रावधान अनेक सरकारों को स्तब्ध करने के लिए काफी था। कालक्रम देखे तो पाते हैं कि इस प्रारंभिक प्रारूप को यहाँ तक पहुंचने में ही 12 वर्ष लग गए, पर यह तो मात्र भी संघर्ष की शुरुआत थी। 1994 के प्रारंभिक ड्राफ्ट के बहुराष्ट्रीय विरोध को संतुलित करने के लिए 1995 में एक ओपन एंडेड इंटर सेशनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। उसी दरमियान संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 से 2004 को विश्व आदिवासी दशक के रूप में घोषित कर दिया। ओपन एंडेड इंटर सेशनल वर्किंग ग्रुप को यह उम्मीद थी कि शायद इसी विश्व आदिवासी दशक के दौरान ही आदिवासियों के अधिकार के घोषणा पत्र का प्रारंभिक ड्राफ्ट पारित कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग ने
पुनः आदिवासी दशक जो कि एक द्वितीय फेज था वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, जो 2005 से 2015 तक लागू हुआ। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंतरिक ढांचे में कुछ परिवर्तन हुए और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग परिवर्तित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद बन गया और 2006 में 19 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित कर दिया। अंततः 13 सितंबर 2007 को लगभग 25 वर्षों के अथक परिश्रम और सतत संघर्ष के पश्चात आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत कर लिया। कुल 144 राष्ट्रों ने इसके समर्थन में वोटिंग की। 11 देश तटस्थ रहे और कुछ विकसित राष्ट्रों ने इसका विरोध भी किया। जो 11 देश तटस्थ रहे वे थे बांग्लादेश, भूटान, रूसी संघ, जॉर्जिया, केन्या, नाइजीरिया, कोलंबिया, बुरुंडी, सांवा, अजरबैजान और यूक्रेन। अनेक विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में विरोध किया और वहीं यूक्रेन, प्रशांत महासागर के उपद्वीप देश, अनेक एशियाई देशों ने उदासीन रवैया अपनाए रखा। कनाडा में वहां के आदिवासियों को प्रथम नागरिक या फर्स्ट नेशन का दर्जा प्राप्त है। शुरुआत में कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का विरोध किया। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र कनाडा के संविधान के अनुकूल नहीं था और विशेष रूप से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 35 का ठीक विपरीत था। असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस ने जब संगठित होकर इसके लिए दबाव बनाया तब उनको उत्तर देते हुए तब की कनाडा की सरकार ने कहा कि कुछ आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए हम अन्य सामान्य नागरिकों के साथ असंतुलित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किंतु असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन का संगठित प्रयास होता रहा और अंततः 12 नवंबर 2010 को कनाडा की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम चला, लेकिन सतत प्रयास से 3 अप्रैल 2009 को रूड सरकार ने आदिवासियों के संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया, जिसके लिए उनके संविधान में विशेष बदलाव भी करना पड़ा। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारंपरिक उद्घोषणा के साथ होती है, जिसमें वो उस भूमि के पारंपरिक स्वामी वहां के आदिवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। वे उन सभी अतीत के आदिवासी पुरखों, समुदाय और आने वाली उस पवित्र भूमि की पीढ़ी का भी आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की उद्घोषणा इस बात की परिचायक है कि ऑस्ट्रेलिया ने वहां के आदिवासियों को उनके खोए हुए अधिकार, सम्मान को वापस किया है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड सरकार ने माओरी आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी अधिकार के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। ठीक उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसंबर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। विकसित देशों में जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, वहां एक विशेष संदर्भ है। उन देशों में मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं, उन सब में सामूहिकता है, शिक्षित जन सामाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं। इसलिए जब मैं विशेष रूप से भारत की चर्चा करूंगा तब एक उम्मीद अवश्य होगी कि हम अपने अधिकार को लेकर जागरूक होंगे और आने वाले समय में सरकार से अपने अधिकार की मांग संवैधानिक दायरे में रहकर मजबूती से करेंगे। अप्रैल 2019 में आयोजित डरबन रिव्यू कॉन्फ्रेंस में तब तक कुल 182 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम चला, लेकिन सतत प्रयास से 3 अप्रैल 2009 को रूड सरकार ने आदिवासियों के संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया, जिसके लिए उनके संविधान में विशेष बदलाव भी करना पड़ा। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारंपरिक उद्घोषणा के साथ होती है, जिसमें वो उस भूमि के पारंपरिक स्वामी वहां के आदिवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। वे उन सभी अतीत के आदिवासी पुरखों, वर्तमान आदिवासी समुदाय
और आने वाली उस पवित्र भूमि की पीढ़ी का भी आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की उद्घोषणा इस बात की परिचायक है कि ऑस्ट्रेलिया ने वहां के आदिवासियों को उनके खोए हुए अधिकार सम्मान को वापस किया है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड सरकार ने माओरी आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी अधिकार के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। ठीक उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसंबर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। विकसित देशों में जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, वहां एक विशेष संदर्भ है। उन देशों में मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं, उन सब में सामूहिकता है, शिक्षित जन सामाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं। इसलिए जब मैं विशेष रूप से भारत की चर्चा करूंगा, तब एक उम्मीद अवश्य होगी कि हम अपने अधिकार को लेकर जागरूक होंगे और आने वाले समय में सरकार से अपने अधिकार की मांग संवैधानिक दायरे में रहकर मजबूती से करेंगे। अप्रैल 2019 में आयोजित डरबन रिव्यू कॉन्फ्रेंस में तब तक कुल 182 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों से अपील भी करती है कि वो अपने संबंधित राष्ट्र में आदिवासी अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो और आदिवासी समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनडीपी के अंतर्गत यह भी आश्वासन दिया है कि वो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम आदिवासियों के इस घोषणा पत्र की जिक्र करते हैं, तब पाते हैं कि कुल 46 अनुच्छेद हैं जो इस घोषणा पत्र में शामिल हैं। रोचक बात यह है कि ये सभी अनुच्छेद एक दूसरे के संपूरक हैं। वर्तमान चर्चा के लिए मैंने 5 बिंदुओं को विशेष रूप से शामिल किया है। अनुच्छेद 1 में आदिवासी समुदाय को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मान्यता प्राप्त मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता और मूलभूत स्वतंत्रताओं के सभी प्रकार के अधिकारों का जिक्र दिखाई पड़ता है। पहला, पूर्व सूचना एवं दबाव मुक्त सहमति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के घोषणा पत्र में मूल रूप से अनुच्छेद 10, 19 और अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 देश समुदाय के पूर्व सूचना एवं मुक्त सम्मति के अधिकार की चर्चा करती है। अनुच्छेद 10 कहती है कि आदिवासी समुदाय को किसी भी हाल में अपने मूल निवास स्थान से जबरन नहीं हटाया जा सकता है। उनसे पूर्व सूचना एवं दबाव मुक्त सहमति के पश्चात ही उन्हें अन्यंतर पुनर्वास किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह सरकार की जवाबदेही होगी कि उनका उचित पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करे। एक महत्वपूर्ण बात जो इस अनुच्छेद में वर्णित है, उसके अनुसार आदिवासी समुदाय को योजना समाप्ति के उपरांत मूल भूमि या वन आदिवासी समुदाय को पुनः वापस देने के प्रावधान की चर्चा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 और 32 के अनुसार जब भी कोई विकासात्मक योजनाएं कहीं लागू होंगी, तो सर्वप्रथम वहां के लोगों को पूर्व सूचना एवं दबाव मुक्त सहमति के अनुरूप सार्वजनिक चर्चा करना अनिवार्य होगा और वहां के निवासी इस योजना पर अपनी सहमति या समर्थन देंगे, तभी वह योजना उस क्षेत्र में कार्यान्वित हो सकती है। दूसरा, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार। अनुच्छेद 5 के अनुसार आदिवासी समाज को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक रक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 8 क्लॉज 1 के अनुसार कोई भी अन्य समाज आदिवासी समाज पर अपनी संस्कृति नहीं थोप सकता है और न ही जबरन सांस्कृतिक बदलाव के लिए दबाव डाल सकता है। अनुच्छेद 8(2) अ के अनुसार आदिवासी संस्कृति की रक्षा का दायित्व सरकार पर होगा और सरकार को इसे हर हाल में सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 31(1) आदिवासी देशज ज्ञान से संबंधित है, जो आदिवासी समुदायों को अपने पारंपरिक ज्ञान को प्रचार, प्रसार और संवर्धन का अधिकार प्रदान करती है। तीसरा, आत्मनिर्णय और स्वशासन का अधिकार। आदिवासी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 और 4 में आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्णय और स्वशासन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 5 में आदिवासी समुदाय को अपने विशिष्ट रूढ़ी, परंपरा और शासन व्यवस्था को पालन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 18 के अनुसार सरकार को आदिवासी समुदाय को उन सभी मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा
जिनसे उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सरकार एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती है। चौथा, भूमि, वन और जल संसाधनों पर अधिकार। अनुच्छेद 8(2)(ब) के अनुसार सरकार पर किसी भी प्रकार के आदिवासी विस्थापन को रोकने का दायित्व होगा। आदिवासी को उनकी इच्छा के विपरीत उनके पारंपरिक जल, जंगल, जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार का अधिकार हम अनुच्छेद 10 में भी देखते हैं, जिसकी चर्चा पहले ही किया जा चुका है। अनुच्छेद 25 आदिवासी समुदाय को अपने पारंपरिक आदिवासी धर्म और प्रकृति के बीच संबंध को मान्यता, संरक्षण और संवर्धन का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 26(1) के अनुसार आदिवासी समुदाय का अपने भूमि, वन एवं जल संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 26(2) में आदिवासियों के पारंपरिक संसाधनों के नियंत्रण एवं इस्तेमाल पारंपरिक तौर तरीके से करने का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 26(3) कहती है कि यह सरकार का दायित्व होगा कि वो आदिवासी समुदाय को उनके भूमि, वन और जल संसाधनों पर अधिकार को कानूनी मान्यता और संरक्षण देंगे। पांचवा, शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 14(1) और 14(3) यह अधिकार प्रदान करती है कि आदिवासी समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ज्ञान अर्जित करने का हक है। सरकार को निर्देश भी है कि वो इस प्रकार के अधिकार को आदिवासी समुदाय को सुनिश्चित कराए। अनुच्छेद 37 आदिवासियों के अधिकार के संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का आदिवासियों के अधिकार के घोषणा पत्र के किसी भी अनुच्छेद में किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या अन्य प्रावधानों को कमजोर करने की मंशा नहीं रखता है। किसी भी अनुच्छेद का आकलन इस अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या अन्य प्रावधानों को कमजोर करने के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए। इतनी चर्चा के पश्चात अब हम धरातल की सच्चाई से भी अवगत हो लें। संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र कानूनी रूप से किसी राष्ट्र को बाध्य नहीं कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र एक दंतहीन और विष रहित सर्प के जैसा प्रतीत होता है, जो डरा तो सकता है किंतु हानि नहीं पहुंचा सकता। यह किसी राष्ट्र पर निर्भर करता है कि जब वह संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों के घोषणा पत्र को अपने देश में अंगीकृत कर लेता है तो उसका अनुपालन किस प्रकार से करेगा। किंतु शायद निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जिन राष्ट्रों ने इसे अंगीकृत किया है उन पर एक नैतिक दबाव स्वतः बन जाता है। एक प्रकार से घोषणा पत्र का अंगीकृत करना उस राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और इसका अनुपालन करना अप्रत्यक्ष रूप से उस पर एक वैश्विक दबाव बनता है। संयुक्त राष्ट्र के अनेक सम्मेलनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की स्थिति पर चर्चा की जाती है और मानव अधिकारों के मापदंड का आकलन इन्हीं कारकों के आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का करते हैं और उस देश की छवि शायद उसी प्रकार से बनती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र के समर्थन में वोट किया था, किंतु भारत का हमेशा से कहना था कि उनके देश में सभी नागरिक मूलवासी और आदिवासी ही हैं। इसलिए भारत मानता है कि ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र को अंगीकृत करना या नहीं करना लगभग बराबर है। भारत के पक्ष को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण कन्वेंशन को जानना निहायत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की कन्वेंशन संख्या 107 जो वर्ष 1957 में आई थी और कन्वेंशन संख्या 169 जो वर्ष 1989 में आई थी, उसको जानना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 107 में जनजाति शब्द का जिक्र है। भारत ने इस कन्वेंशन को अंगीकृत किया था क्योंकि भारत ने अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक अधिकार और मान्यता पहले से ही दिया हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO कन्वेंशन 107 के अनुसार भारत को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त अधिकार आदिवासी समुदाय को देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए भारत ने इस कन्वेंशन को बिना हिचक के अंगीकृत कर लिया था। वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO कन्वेंशन 169
वर्ष 1989 में आती है तो उसमें देशज और आदिवासी समुदाय के अधिकारियों का जिक्र था और इसमें ऐसे अनेक प्रावधान और अधिकारों का जिक्र था जो आदिवासी समुदाय को पूर्व सूचनाएं एवं दबाव मुक्त सहमति, आत्मनिर्णय और स्वशासन का अधिकार, भूमि, वन और जल संसाधनों पर अधिकार, रूढ़िवादी सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अन्य ऐसे अनेक प्रकार के अधिकार देने की बात कर रहे थे जो सरकार को असहज स्थिति में डाल रही थी। उपरोक्त अधिकारों में से ऐसे अनेक अधिकार थे जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो सकती थी, क्योंकि आज भी अनेक प्राकृतिक संसाधन आदिवासी समुदाय के संरक्षण में उनके क्षेत्रों में ही बची हुई है और शायद उनके दोहन के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं था। इस पर भी बहुत बहस हुई थी कि देशज आदिवासी किसे मानेंगे और उनकी क्या परिभाषा होगी। जोज आज मार्टिनेज कोबो ने देशज आदिवासी शब्द को परिभाषित किया है। सरल रूप में देशज आदिवासी समाज हम उन्हें कहेंगे जो किसी एक निवास स्थान में आदिकाल से निवास करते आए हैं। उनके पूर्वजों ने उनके निवास स्थान को सर्वप्रथम प्राकृतिक रूप से बदलकर द्वितीयक वातावरण में परिवर्तित किया। इसमें निवास और खेती के लिए भूमि निर्माण शामिल था। यह क्षेत्र पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से आदिवासी देशज समाज की धरोहर मानी जाती है। प्राय यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण या औपनिवेशिक शक्ति के आगमन से पहले से स्थापित समाज है। ऐसे समाज की विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट जातीय पहचान होती है जो मुख्य धारा की समाज से भिन्न होती है। ऐसे विशेषताओं वाले समाज को ही हम देशज आदिवासी समाज कहेंगे। जैविक विविधता के कन्वेंशन का अनुच्छेद संख्या 8 ज में भी देशज आदिवासी समाज को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमेशा यह पक्ष रखता है कि भारत देश में आदिकाल से ही असंख्य आक्रमण होते आए हैं और ऐसे में यह बता पाना कठिन है कि कौन सा समुदाय अपने प्रारंभिक काल से किस स्थान का निवासी है या देशज आदिवासी है। ऐसे में किसी समुदाय को यहाँ का देशज आदिवासी या मूलवासी कहना कठिन होगा। इसलिए भारत के सभी निवासी भारत सरकार के अनुसार देशज हैं। दूसरा दलील जो भारत सरकार देता आया है उसके अनुसार भारत के अनुसूचित जनजातियों को पहले से ही अनेक सुरक्षात्मक और विकासात्मक प्रावधान दिए हुए हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र के अंतर्गत अधिकारों की आवश्यकता शायद नहीं है। आदिवासियों के लिए विभिन्न मौलिक अधिकार, 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधिकारों, पेशा कानून इत्यादि की दुहाई दी जाती है। एक बड़ा मौलिक प्रश्न है, जब इतने सारे सक्षम प्रावधान हैं, आदिवासियों की विषम परिस्थिति क्यों बनी हुई है? जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तभी आप आदिवासी दिवस को सार्थक समझें